मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, बाबा जी अब आप लोगों के जुमलों से जनता सावधान हो गई है। अब आपको चिमटे से भी छूने वाले नहीं है लोग। मेरे ऊपर हमला हुआ था, कालिक फेंकने का काम किया था भाजपाइयों ने। मैंने उसी दिन कहा था, ये जो कालिक तुमने मेरे चेहरे पर फेंकी है, इसी कालिक से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखने का काम करूंगा। फिर हाथरस का कांड हुआ और हाथरस के कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को शर्मसार किया। ये हो रहा है आदित्यनाथ जी के राज्य में। ये हो रहा है कि बहराइच के अंदर एक दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ के शादी करना चाहता है तो उसके साथ दबंगई और गुंडागर्दी की जाती है। ये हमारा कोई सामान्य अभियान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितना भी अभियान आम आदमी पार्टी ने चलाया है, 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जो आपको पूरा करके देना। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके कंधों पर। 1 करोड़ सदस्य 1 महीने में बनाना है। अरविंद केजरीवाल की सेना के 1 करोड़ सिपाही उत्तर प्रदेश में हमें बनाना है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ सिपाही अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का हो गया, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, कोई योगी आदित्यनाथ और कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं। मैं पिछले 1 वर्षों से पूरी सक्रियता के साथ दिन रात काम कर रहा हूं और मुझे याद है जब बिकरू कांड हुआ था, उस समय मैं आया था। जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों से भी मिला। उसके बाद व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी गई महोबा के अंदर। फिर नृपेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई। फिर हाथरस का कांड हुआ और हाथरस के कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को शर्मसार किया। हम कैसी व्यवस्था में जिंदा हैं जहां एक दलित की बेटी को रात को 2 बजे जबरन जला दिया जाता है। उसके परिवार के लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कि हमको हमारी बेटी का शव दे दो, नहीं दिया जाता। यह हो रहा है आदित्यनाथ जी के राज्य में। यह हो रहा है कि बहराइच के अंदर एक दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ के शादी करना चाहता है तो उसके साथ दबंगई और गुंडागर्दी की जाती है। पाल समाज के एक लड़के को, एक पाल समाज के युवक को पुलिस प्रशासन और सरकारी अधिकारियों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। सुजीत यादव का अपराध होता है, उसकी हत्या हो जाती है कानपुर। और अभी 6 महीने चुनाव का रह गया है तो 7 राज्य मंत्री बना के कह रहे हैं हमने दलितों को सम्मान दिया, पिछड़ों को सम्मान दिया। आप उत्तर प्रदेश की जनता को दूध पीता बच्चा समझते हैं? उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचित समाज के लोगों को मूर्ख समझते हैं? अरे अभी शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने के मामले में तो घपला कर दिया। 4.5 साल तक दलितों का, पिछड़ों का, वंचित समाज के लोगों का मानवर्धन किया, उनका अपमान किया, उन पे मुकदमे लिखे, उनकी हत्याएं हुई, उनका उत्पीड़न हुआ। और जब 6 महीने चुनाव के लिए आ गए तो कह रहे हम दलितों को भी सम्मान दे रहे हैं और पिछड़ों को भी सम्मान दे रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, बाबा जी अब आप लोगों के जुमलों से जनता सावधान हो गई है। अब आपको चिमटे से भी छूने वाले नहीं है लोग। बहुत मूर्ख बना लिया आप लोगों ने। और इसलिए एक नारा मैंने निकाला है कि दलितों पिछड़ों का ऐलान, 4.5 साल तक किया अपमान और अब नहीं चाहिए 6 महीनों चुनावी सम्मान। चुनावी सम्मान चाहिए क्या?
छह महीने चुनाव का रह गया तो कह रहे हम सम्मान कर रहे हैं, और गंगवार साहब कैबिनेट मंत्री थे, उनको हटा दिया है? वो हमारे रफीक सादानी साहब थे फैजाबाद के, मजाहिया शायर, तो कहते थे कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगा पुलाव आवत है। गलत तो नहीं कह रहे? तो अब इस समय तो भात मांगेंगे तो पुलाव देंगे भाजपा वाले, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा फिर आपकी तरफ मुड़ के देखने वाले नहीं है, एकदम मुड़ के देखने वाले नहीं। इसलिए अब से कमर कस लेना और 2022 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त करा के यहां से भेजना, यहां पर। अगर आपको हाथरस का कांड याद है, मेरे ऊपर हमला हुआ था, कालिक फेंकने का काम किया था भाजपाइयों ने। मैंने उसी दिन कहा था ये जो कालिक तुमने मेरे चेहरे पर फेंकी है, इसी कालिक से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखने का काम करूंगा। और कितने घोटाले खोले इनके, ऑक्सीमीटर में दलाली खा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं हमारी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, थर्मोमीटर के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। कोरोना में जो ऑक्सीमीटर खरीदा गया आपके लिए, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया। पीपीई किट में घोटाला किया, दवाओं की खरीद में घोटाला किया, जांच में घोटाला किया, बेड में घोटाला किया, अस्पताल में घोटाला किया। और तो और आपको जान के शर्म आएगी, शमशान में जो लकड़ियां इस्तेमाल होती है, शमशान की लकड़ियों के नाम पर दलाली खाने। और अभी क्या हुआ, तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। मुझे इनके बीच के एक अधिकारी ने कागज दिया, 10 लाख रुपए का बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर। बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी उसका असर बच्चों पे ज्यादा होगा। तो बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर इस्तेमाल होता है वो 10 लाख का वेंटिलेटर आदित्यनाथ जी की सरकार ने 22 लाख और 35 लाख रुपए का खरीदा है। और याद रखना, जब मैं इस भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो याद रखना, ये किसी बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है जो सरकार के खजाने में जमा है। संजय भैया जिंदाबाद। हमारे पैसे पे लूट हो रही है। 10 लाख में अगर वेंटिलेटर है और 35 लाख में खरीदा जा रहा है, तो हमारे बच्चों के लिए 35 लाख में 4 वेंटिलेटर आ सकता है। और ये पैसा आदित्यनाथ जी का नहीं है, ये पैसा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये पैसा उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा है जो हम अपने टैक्स से सरकार के खजाने में जमा करते हैं। तो सरकार अगर हमारे लिए सड़क का इंतजाम करती है तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार हमारे लिए अस्पताल बनाती है तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार हमारे लिए स्कूल बनाती है तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार विधवाओं को पेंशन देती है तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है तो कोई एहसान नहीं करती। सरकार दिव्यांगों को पेंशन देती है तो कोई एहसान नहीं करती। अरे ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए और ईमानदारी से मिलना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही काम केजरीवाल जी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में आपका पैसा लूटा जा रहा है और दिल्ली में आपका पैसा आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये बुनियादी फर्क है। जिस दिन समझ जाओगे इस सरकार को उखाड़ के फेंक दोगे। वहां क्या हो रहा है? जब हमने कहा बिजली फ्री तो भाजपा कहने लगे अरे बिजली फ्री केजरीवाल जी कैसे कर देंगे, तो सारा बजट खत्म हो जाएगा। हमने कहा पानी फ्री तो बोले केजरीवाल साहब पानी कैसे फ्री कर देंगे, सारा बजट खत्म हो जाएगा। हमने कहा स्कूल की शिक्षा फ्री,
ऑपरेशन फ्री, अस्पताल फ्री। अरे बोले तो हो ही नहीं सकता, सारा बजट खत्म हो जाएगा। तो केजरीवाल जी ने उसकी खोज की। क्या खोज की? जो पैसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के खजाने में जाता था वो चोरी रोक दी और वो पैसा जनता के अस्पताल में, स्कूल में, बिजली में, पानी में खर्च किया और दिल्ली को तरक्की पे ले गया। ये काम किया। दिल्ली की योजनाएं आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। ये जो टोपी पहनी है आम आदमी पार्टी की आपने ना, इस पे गर्व होगा। एक ऐसी सरकार जिसने पहले बिजली का दाम आधा किया 400 यूनिट तक और फिर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रही है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली सरकार है जो फ्री बिजली देने का काम कर रही है। वो आपकी एक ऐसी सरकार जिसने आपके बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनाए कि आप देखेंगे तो आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री बने, स्कूलों का दौरा करने जाते थे। कहीं मकड़ी के जाले लगे होते थे, कहीं लैब टूटा होता था, कहीं बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे होते थे वहां केजरीवाल साहब ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लेना। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल का निर्माण। हॉकी का ग्राउंड बना है, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड। जाकर देखिए दिल्ली के स्कूल। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। यहां छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, नर्सिंग होम में चले जाइए, ये जांच, वो जांच, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। आपको गेहूं बेचना पड़ता है, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। अभी बताया हमारे सुशील भाई ने 5 बीघे जमीन बेच के अपने घर वालों का इलाज कराया। लेकिन दिल्ली की सरकार ने क्या किया? बोले मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे मोहल्ले में होगा और जितनी भी छोटी मोटी बीमारी है जाके वहां दिखा लेना। 200 तरह की जांच वहां पे फ्री होती है, खून की, अल्ट्रासाउंड वहां फ्री होता है, डॉक्टर इलाज फ्री में करता है और दवाएं वहां पर केजरीवाल की सरकार मुफ्त में देती है आपको, मुफ्त में। ऑपरेशन आपको करवाना है, 1 महीने से ज्यादा सरकारी अस्पताल में डेट मिल जाए तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके ऑपरेशन करवा लेना, पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है। ये है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, जाकर देखिए और पता। एक तरफ वो सरकारी स्कूल है जहां आपके बच्चों को एयर कंडीशन कमरे में पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ ये सरकारी स्कूल है जहां आपके बच्चों को नमक रोटी दी जाती है। तय आपको करना है केजरीवाल का सरकारी स्कूल चाहिए या आदित्यनाथ रोटी देने वाला सरकारी स्कूल चाहिए। ये तय आपको करना, वक्त आ गया है, तय आपको करना है। आपको तय करना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाली सरकार चाहिए या बिजली का दाम हर 3 महीने पर बढ़ाने वाली सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि आपके बच्चों के जूते का, स्वेटर का, बस्ते का, किताबों का पैसा खाने वाले भ्रष्ट मंत्री सतीश द्विवेदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहिए या अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहिए जो बच्चों को अच्छा मिड डे मील भी देती है, अच्छा इंतजाम भी करती है, शान से उनको पढ़ाती है और पूरी दुनिया में दिल्ली के बच्चों का नाम रोशन करवाती है। देश का नाम केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए आया। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मजहब की राजनीति से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला ये धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाना, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी विचारधारा क्या है याद कर लेना। पिछला चुनाव हुआ था 2017 में, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में निकले तो उन्होंने आपसे यह नहीं पूछा कि भाइयों और बहनों स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपसे यह नहीं पूछा कि भाइयों और बहनों आपको अस्पताल चाहिए
चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको ऑक्सीजन बेड चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको आईसीयू चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भाजपाइयों ने आपसे नहीं पूछा। उन्होंने आपसे क्या पूछा? उन्होंने कहा गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा हूं? पीछे तक सुनाई दे रहा है ना? क्या पूछा आपसे? भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूछा कि नहीं पूछा? यही पूछा ना? अस्पताल के लिए तो नहीं पूछा, स्कूल के लिए नहीं पूछा, ये तो नहीं पूछा केजरीवाल जी की तरह कि 300 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या पूछा? बोले शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो पार्टी गांव गांव में शमशान बनाने की विचारधारा रखती थी, उस पार्टी ने, उस पार्टी के नेताओं ने इनके मैं कहूंगा इनके नाकारेपन में गांव गांव में शमशान बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। हमको आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे लगता है आगे नहीं समझ में आएगा। अब समझ जाओ हमसे, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है, ये अस्पताल बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये स्कूल बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाली पार्टी नहीं है, ये आपकी सड़कें बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये आपके नौजवानों को रोजगार देने वाली पार्टी नहीं है, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है। और शमशान बनाने वाली पार्टी को शमशान में पहुंचाने का काम आपको करना है। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। ऐसी पार्टी को, ऐसी विचारधारा को इस बार 10 फीट गड्ढा खोद के शमशान में दफन करने का काम हमको आपको करना है। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? बस तो यही निवेदन करने आया हूं आपसे। इनको पहचान, ये अगर सत्ता में रहेंगे तो शमशान बनाएंगे, स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, ये आपको तड़पाएंगे, ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए तड़पाएंगे, ये घोटाले करेंगे, ये गुंडाराज करेंगे, ये दलित की बेटी को 2 बजे रात को जबरदस्ती जला देंगे, इनके राज में बलात्कार होंगे, गुंडागर्दी होगी। अभी हुआ चुनाव ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जो जनता से सीधे चुनाव हुआ, मेंबर का चुनाव, सदस्य का चुनाव, उसमें बीजेपी हारी कि नहीं हारी? जोर से बोलो ना, हारी कि नहीं हारी? अब एक चीज बताओ, जब सदस्य ही नहीं जीते तो अध्यक्ष कैसे जीत गए भैया? मेंबर है नहीं, अध्यक्ष बन गए। कैसे बन गए? कैसे बन गए? बेईमानी से, गुंडागर्दी से, पुलिस का इस्तेमाल करके 22 जगह पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। मैंने तो बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी अगर हिम्मत है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से करा कर दिखाओ। तुम्हारी जबान पे उत्तर प्रदेश की जनता अगर जब्त करके ना भेजे तो मेरा नाम बदल लेना। कराओ चुनाव, जनता से करा के दिखाओ। हिम्मत नहीं है चुनाव जनता से करा के, गुंडागर्दी कर रहे हैं। 14 मुकदमे मेरे ऊपर कर दिया। मैंने कहा क्यों कर दिया? बोले नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति नहीं करने देंगे। मैंने कहा आपकी बंदर घुड़कियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, बंदरों की तरह ठोकरो करते रहोगे मेरे सामने, मैं भाग के जाने वाला नहीं हूं, यही राजनीति करूंगा, यही और इस बाबा ने 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे, मैं जाकर विधानसभा के अंदर बैठ गया। मैंने कहा पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल में ले चलो, हिम्मत है तो जो करना है करो। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। मैंने संसद के अंदर आवाज लगाई, मैंने कहा अगर मैं राष्ट्रद्रोही हूं तो संसद में कैसे हो, ये तय आपको करना होगा। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते हैं, लेकिन ऐसा 1000 उत्पीड़न हम लोग झेलने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
लेकिन सच के लिए लड़ने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और 2022 में ये शमशान बनाने वाली पार्टी को हरा के हम लोग दफन करने का काम करें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अब एक विधानसभा में 25-25 हजार सदस्य बनने। आपसे हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं, जुड़ जाइए, मेहनत के साथ जुड़ जाइए। 10 टीमें बना लीजिए एक विधानसभा में, एक टीम के जिनमें 100 मेंबर बनाने का लक्ष्य रखिए। अगर 1000 मेंबर पर एक दिन में बनेंगे, प्रतिदिन बनेंगे, तो 30,000 मेंबर आपके 30 दिन में बन जाएंगे। 25,000 का लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा, उससे ज्यादा आप मेंबर बनाएंगे। तो आप राम प्रसाद जी के साथ 25,000 सदस्य बनाने के लिए तैयार है? तैयार है, पक्का वादा है। 25,000 मेंबर जिस दिन बन जाएंगे, एक रैली में राम प्रसाद जी के लिए करने इसी विधानसभा में आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और अच्छे से मेरी बात सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।